हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम 12th क्लास का सिलेबस जो है हिस्ट्री का वो कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है वो ईंटें मनकता सिक्के उसके मेन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जो कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मैं एग्ज़ाम के टाइम पर आप लोगों को इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, इसी के नहीं हर एक चैप्टर के। लेकिन अभी आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन TBQ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ऑलरेडी 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। जो 5th क्वेश्चन है वो आपकी बुक में है, देखिएगा, वो एक पिक्चर है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। लेकिन वो एक जो क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसका एक पैराग्राफ आता है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन अभी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करेंगे, जो कि है 6th क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेम 1 प्री बोर्ड मॉक टेस्ट या फिर फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से पूछ लिया जाता है। आपका ये क्वेश्चन इस प्रकार का है कि ये 4 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, और कोशिश कीजिएगा कि आप जो वीडियो है उसके साथ साथ नोट्स बनाते रहें, अपनी लैंग्वेज में लिखते रहें, ठीक है मेरे बच्चा। तो देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदाड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। देखिए बच्चा, हमें मोहनजोदाड़ो की विशिष्टताओं के बारे में बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो था, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था, बहुत ही इम्पोर्टेंट मोहनजोदाड़ो, ठीक है। इसके बारे में हमें बताना है। देखिए बच्चा, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक अनूठा तथा अति महत्वपूर्ण शहर था। यद्यपि इसकी खोज हड़प्पा नगर के बाद हुई, तो भी यह शहर अपनी विशिष्टताओं के कारण बहुत ही विख्यात है। इसकी मुख्य विशिष्टताओं का वर्णन इस प्रकार है। देखिए बच्चा, इस वाले पैरा के अंदर आप लोगों को एक बात तो समझ में आई गई होगी कि जो हड़प्पा शहर था वो बहुत ही अनूठा था और महत्वपूर्ण तो था ही था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो शहर था वो था मोहनजोदाड़ो। उसकी बात ही कुछ अलग थी। उसकी शहरों का नियोजन, ठीक है, उसकी जल निकास प्रणाली, उसके शहर, इनफैक्ट उसकी हर एक चीज़, उसका माल गोदाम, उसका स्नानागार, हर एक चीज़। अभी आप आंसर देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं हमें मोहनजोदाड़ो से, ठीक है, जो इसको एक अनूठा और अति महत्वपूर्ण शहर बनाती है। देखिए, एक नियोजित शहरी केंद्र। बच्चा, नियोजित का मतलब होता है पहले किसी चीज़ का प्लान बनाओ, ठीक है, लाइक मैप बनाया, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, उसके बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। जैसे कि जो आर्किटेक्ट होता है वो पहले सब अच्छी तरह चीज़ों का मैप बनाता है, उसके बाद ही जो है वो बिल्डिंग या फिर कुछ भी चीज़ जो है वो बनाता है। इसी तरीके से एक जो पेंटर होता है, पहले वह पेंसिल से स्केच करता है, उसके बाद वो कलर करता है। इसी तरीके से हर एक चीज़ का ना बेटा बेस होता है। तो मोहनजोदाड़ो के अंदर हमें इसी तरीके से बेस मिला है चीज़ों का, कि हाँ अगर ऐसा था तो पहले पक्का इन लोगों ने नियोजित किया होगा, प्लान बनाया होगा, उसके बाद ही इतना बड़ा शहर और इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी से बसाया होगा, ठीक है बच्चा। देखिए, बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें बच्चा आप लोगों को बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी 12th क्लास के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। इनफैक्ट जब आप BA में जाएंगे फर्स्ट ईयर में, तो भी आप लोगों को यही पढ़ना होगा एंशिएंट इंडिया के अंदर, ठीक है। मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। इसे 2 भागों में बांटा गया था। इसमें से एक भाग छोटा था, उसे ऊंचाई पर बनाया गया था। दूसरा भाग बड़ा था और उसे नीचे बनाया गया था। पुरातत्वविदों ने क्रमशः दुर्ग और निचले शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनाई गई थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जो इसे निचले शहर से अलग करती थी। देखिए मेरे बच्चा, जो छोटा था, आकार में जो छोटा था शहर, उसे कहा जाता था दुर्ग, जो कि ये लिखा, और जो आकार में बड़ा था उसे कहा जाता था निचला शहर, जो कि ये लिखा। अब देखिए बच्चा, इसमें डिफरेंस क्या था। जो दुर्ग था ना, वो राजा महाराजाओं के रहने की जगह थी, वो ऊंचाई पर बनाया गया था, ठीक है, समझ लीजिए एक चबूतरा था, उसके ऊपर बनाया गया था। परंतु जो निचला शहर था, उसके अंदर सामान्य जो था प्रजा रहा करती थी, और वो नीचाई पर बनाया गया था, ठीक है बच्चा। देखिए, निचले शहर के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब यहाँ से निचला शहर, सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि उस समय जितनी भी जो हमें चीज़ें मिली ना बच्चा, वो ज़मीन के अंदर से मिली है। तो अभी ये सब चीज़ें जो है वो लगभग पे देखी जाती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, उस समय की सोसाइटी को रिलेट करिएगा, ठीक है। जिस प्रकार मिस्र का इतिहास पुराना है, उसी प्रकार भारत का इतिहास भी पुराना है, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाती हूँ। निचला शहर,
निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ के कई भवनों को भी ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। एक अनुमान के अनुसार यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो केवल भवनों के आधार को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ती होगी। क्योंकि बेटा चाहे निचला शहर हो चाहे उचला शहर हो, उन सबको चबूतरों पर बनाया जाता था। इस प्रकार का चबूतरा होता था, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो शहर होते थे, ठीक है। जिस प्रकार के भी शहर थे इस प्रकार से जो है शहर हुआ करते थे, ठीक है मेरे बच्चा। शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों के यथास्थान बनाने के बाद ही किया जाता था। यह एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्तियों का नियोजन किया गया होगा और फिर उसके अनुसार निर्माण कार्य किया गया होगा। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं। भले ही ये धूप में सुखाकर बनाई गई हो अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, ये आकार में एक निश्चित अनुपात की होती थी। इनकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी तथा 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। देखिए बच्चा, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि बहुत से पुरातत्वविदों को ये मानना था कि पहले नियोजन किया जाता था, नियोजित की जाती थी, उसके बाद ही जो है वो बस्तियां बसाई जाती थी, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हड़प्पा से जो हमें ईंटें मिली है या तो वो धूप में पकाकर बनाई जाती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके अवशेष हमें आज तक मिले हैं। तो उनको अनुमान ये लगा जाता था कि उनको भट्टियों में भी पकाया गया होगा, जो कि एक बहुत ही एडवांस चीज़ है, ठीक है मेरे बच्चा। क्योंकि भट्टी में पकाई गई ईंटें जो हैं वो आज के टाइम में भी भट्टी में पकाई जाती है ईंटें, ठीक है। उससे क्या होता है कि उसको ना एक स्ट्रॉन्गनेस मिल जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है वो, ठीक है। जो ईंटें होती थी वो आकार में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती थी, लंबाई और ऊंचाई की क्रमशः 2 गुनी होती थी, ठीक है बेटा, या फिर 4 गुनी होती थी। और इन्हीं ईंटों के जो अवशेष है वो मोहनजोदारो से, हड़प्पा से, मतलब जितनी भी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उन सभी क्षेत्रों से मिले हैं, ठीक है मेरे बच्चा। बढ़ते हैं आगे। नियोजित जल निकास प्रणाली। जल निकास का मतलब होता है जल निकालने की प्रणाली, ठीक है बच्चा, जैसे कि जो नालियाँ होती हैं वो सब। मोहनजोदारो की जल निकास प्रणाली भी नियोजित थी। शहर की सड़कों तथा गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा जान पड़ता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसके साथ आवासों का निर्माण किया गया था। यह यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना होता था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली के साथ सटा होना आवश्यक था। देखिए बच्चा, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी घर है, इस प्रकार से घर है, मान लीजिए आप लोगों को पता ही कि मोहनजोदारो इस प्रकार से होते थे, मतलब कि जो सड़कें थी वो इस प्रकार से थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई घर है और यहाँ से नाली जा रही है तो उसकी कम से कम एक दीवार का नाली से सटा होना आवश्यक था, ठीक है। इस प्रकार से दीवार है और एक दीवार का जो है नाली से सटा होना आवश्यक था। उससे क्या होता था कि मान लीजिए अगर यहाँ पे बाथरूम होता और कोई भी गंदा पानी होता तो वो आराम से नालियों में ही गिरता सीधा जाकर। आप लोगों ने कभी देखा होगा गाँव में या फिर अभी भी दिल्ली में भी हर जगह होता है ये, तो घरों के अंदर से जो है ऐसे करके कुछ छत के ऊपर ऐसे करके जो है पाइप निकला हुआ होता है कि छत पे जो पानी होगा बारिश का वो पाइप के जरिए निकल जाएगा। इसी प्रकार से घरों के नीचे उस टाइम इस तरीके से एक होल छोड़ा जाता था जिससे कि पानी जो है वो पूरा फ्लो हो जाए, बह जाए। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि मोहनजोदारो के अंदर ना बच्चा क्या होता था, जो घर होते थे ना उसके अंदर पहले तो बदबू ना आए इस वजह से एक बड़ा पत्थर रखा जाता था नालियों के ऊपर ढका हुआ। इसके अलावा एक बड़ा पत्थर उस नाली के हर घर के पास मिलता था, वो बड़ा पत्थर गोल, जिससे कि जो कचरा, मोटा कचरा होता था नालियों का, वो उस पत्थर से रुक जाता था, उसको बाद में निकाल लिया जाता था और जो पानी होता था वो फ्लो करके सीधा बड़ी नाली से जुड़ जाता था। और बेटा ये बहुत ही एडवांस चीज़ है, हम लोग आज यही करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। आवास अथवा गृह स्थापत्य। मोहनजोदारो के निचले शहर में आवासीय भवनों का विस्तार था। इसमें से कई आवासों के मध्य में एक आंगन था जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। विशेषकर गर्म और शुष्क मौसम में आवासों का एक अन्य रोचक पहलू यह था कि इसका निर्माण करते समय लोग अपनी एकांतता को
पूरा महत्व देते थे। इस उद्देश्य से भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं रखी जाती थीं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से घर के आंतरिक भाग अथवा आंगन को नहीं देखा जा सकता था। देखिए बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है गृह स्थापत्य वाली। आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि जो मोहनजोदड़ो के घर होते थे वो कुछ इस प्रकार से हुआ करते थे। मान लीजिए ये मेन गेट है, ठीक है, ये घर है, तो क्या होता था ना कि जो मेन गेट होता था बच्चा, उस मेन गेट से हम सीधा जो है अंदर नहीं देख पाते थे। उसमें क्या होता था, यहाँ से एक वॉल होती थी ऐसे करके मेन गेट में, तो पहले बंदा यहाँ से जाए और फिर यहाँ पर एक गेट और होता था, उसके बाद घर में एंटर करता था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है मोहनजोदड़ो से लेकर। ठीक है बच्चा, आप लोगों के पास ना बुक के अंदर एक पिक्चर बनी होगी जिसमें लिखा होगा मोहनजोदड़ो का एक घर। उसके अंदर साफ साफ पिक्चर में दिखेगा, बुक के अंदर देखना आप अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है और उससे आप लोग समझ जाएंगे कि किस प्रकार के घर हुआ करते थे। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था, यानी कि पक्की फर्श होते थे वहाँ पर, ईंटों की जो पक्की होते थे उससे बने होते थे उनके बाथरूम, स्नानागार। इनकी नालियाँ दीवार के मध्य से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। कई आवासों में कुएं थे। कुएं प्राय एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था। इसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों के अनुसार यह कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं। ठीक है बच्चा, जो कुएं होते थे ना वो किन के लिए, जो राहगीर लोग होते थे। मान लीजिए जैसे कोई अपना राज्य छोड़ के आया है, कोई अपनी जगह छोड़ के आया है, उन लोगों को प्यास लग सकती है, तो उन लोगों के लिए ही जो है वो कुएं बनाए जाते थे। ठीक है बच्चा, बढ़ते हैं आगे की तरफ। दुर्ग, अब हम दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। हम निचले शहर के बारे में पढ़ चुके हैं, हम दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। दुर्ग, नगर के दुर्ग पर ऐसी संरचनाएं मिली हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। सार्वजनिक प्रयोग का मतलब ये होता है बच्चा कि जब कुछ विशेष कार्य हो, कोई विशेष कार्य हो, तब सार्वजनिक रूप से उस एक ही चीज़ का प्रयोग किया जाए। ठीक है, जैसे कि माल गोदाम। माल गोदाम जो है बेटा वो सार्वजनिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि माल गोदाम के अंदर अनाज वगैरह जो है रखे जाते हैं। ठीक है, तो वो दुर्ग पे ही मिले हैं हमें, क्योंकि दुर्ग के अंदर जो राजा महाराजा थे, जो वहाँ का जो कबीले का सरदार हो एक तरीके से, वो लोग जो है वो रहा करते थे। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण संरचना माल गोदाम है। यह एक विशाल संरचना है, परंतु आज इसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से ही शेष रह गए हैं, जबकि ऊपरी हिस्से नष्ट हो गए हैं। ये हिस्से संभवतः लकड़ी से बने थे। इनका कहने का मतलब ये है बेटा कि सिर्फ और सिर्फ नीचे का भाग रह गया है, ये जो वॉल है, और ये जो ऊपर की छत थी वो नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि क्या पता वो लकड़ी की बनी हो और दीमक या फिर बारिश की वजह से वो लकड़ियाँ ढल गई हो, खराब हो गई हो। ठीक है, विशाल स्नानागार, बहुत बड़ा बाथरूम। देखिए क्यों होता था, पूजा पाठ होती थी तो नहाना तो जरूरी था बच्चा। दूसरी संरचना विशाल स्नानागार है। विशाल स्नानागार दुर्ग के आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। यह चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके ऊपरी तथा दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई हैं। ठीक है बच्चा, जलाशय के किनारों पर ईंटें जमाकर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग करके जलबंद किया गया है। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं। इसमें एक कक्ष में एक बड़ा कुआं है। जलाशय के पानी का एक बड़े नाले में बह जाता था। जो जलाशय का जो पानी होता था वो एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के पार अपेक्षाकृत एक छोटी संरचना बनी हुई थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले से मिलती थी। विद्वानों का मत है कि विशाल स्नानागार का प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। ठीक है बच्चा, तो इसी तरीके से जो है वो विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए जो स्नान किया जाता था मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसके अलावा बच्चा आप लोगों को कोई भी डाउट होता है आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें मेरे बच्चा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे मार्क्स लेके आइए, मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोग कमेंट करते हैं, मैं हर एक आंसर का जवाब देने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। थैंक यू।